नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आगे से जितने भी जो कंटेंट हम पढ़ेंगे। आपका काम है सिर्फ लक्ष्मीकांत का जो 7 एडिशन या 6 एडिशन है, सिर्फ उसको खोल के आप सुनते रहिए। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ इसी इसी मतलब यूट्यूब चैनल पे, और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह। तो हम शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। उसका बैकड्रॉप क्या है, स्टोरी की शुरुआत, एक बैकग्राउंड समझते हैं पहले क्या हुआ था। अगस्त 1917 की ये बात है। ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार ये कहा कि उनका गोल है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ग्रेजुअली इंडिया में लाना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब लोगों की गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा 1917 में कि हम ऐसा इंडिया में धीरे धीरे लेके आएंगे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लेके आएंगे। उनका स्टेटमेंट था इंडिया को हर फील्ड में ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा और धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ब्रिटिश एम्पायर के एक हिस्से के रूप में। मतलब धीरे धीरे वो मतलब जो भी रूल था वो इंडियंस को देना चाहते थे ब्रिटिश वाले, धीरे धीरे करके पार्टिसिपेशन के थ्रू। इसका रिस्पॉन्स में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि 1921 के इम्प्लीमेंट हुआ। 19 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया जो कि 21 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये एक्ट दो लोगों के नाम पे बहुत फेमस है। एक तो मॉन्टेग्यू जो कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड लॉर्ड क्लिफोर्ड थे जो कि वायसराय थे, वायसराय ऑफ इंडिया थे। इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू क्लिफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मेन फीचर क्या रहा, सब्जेक्ट डिवीजन। सेंट्रल और प्रोविनेंस सब्जेक्ट का बंटवारा हो गया। प्रोविनेंस मतलब स्टेट और सेंट्रल मतलब सेंट्रल, ऐसे समझो। पहली बार पूरे एडमिशन सब्जेक्ट के दो कैटेगरीज में बांट दिए गए हैं। एक तो सेंट्रल, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे, और प्रोविनेंस जो सब्जेक्ट था जो प्रोविनेंस हैंडल करेगी। प्रोविनेंस का मतलब होता है स्टेट। यहाँ पे डीवैल्यूएशन रूल के थ्रू ये डिवीजन हुआ था। कौन सा रूल के थ्रू? डीवैल्यूएशन रूल के थ्रू ये डिवीजन हुआ था। इससे सेंटर से पावर प्रोविनेंस को ट्रांसफर हुई, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और ब्रिटिश यही कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज कर रहे थे कि उसमें तो पूरा सेंट्रल के हाथ में ही था, लेकिन वो धीरे धीरे अब स्टेट को दे रहे थे, मतलब डिसेंट्रलाइज कर रहे थे, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर रहे थे। दोनों लेवल की लेजिस्लेचर जो कि सेंट्रल और प्रोविनेंस अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते थे। लेजिस्लेचर मतलब जैसे लोकसभा वगैरह राज्यसभा, तो वैसा स्टेट में जो रहता है लेजिस्लेचर असेंबली रहता है, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही था, फुल फेडरलिज्म नहीं मिला था। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरकी इन प्रोविनेंस, यानी डुअल रूल का खेल हुआ। प्रोविनेंस सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में बना बांटा गया। प्रोविनेंस मतलब स्टेट के जो सब्जेक्ट थे उसमें भी दो पार्ट को बांटा गया। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इजी काम वाले थे, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इन्हें मिनिस्टर और गवर्नर गवर्नर मिलकर चलाएंगे। मिनिस्टर जो लेजिस्लेचर काउंसिल को आंसरेबल होगा, मतलब वो कुछ भी काम करेंगे तो उनको जवाब जवाब देना पड़ेगा काउंसिल में जाके, लेजिस्लेचर काउंसिल में जाके। और दूसरा जो सब्जेक्ट था रिजर्व सब्जेक्ट था, यानी सेंसिटिव मैटर हो गया या पावर वाले काम हो गया, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड जस्टिस हो गया, प्रिजनर हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, फाइनेंस हो गया। इन्हें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल करेंगे। ये किसी के अकाउंटेबल नहीं होंगे। अकाउंटेबल मतलब ये किसी को जवाब नहीं दे सकते, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर नहीं देंगे, मतलब लीगली तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस चीज के लिए। इस सिस्टम को कहा गया डायरकी। ग्रीक वर्ड डाई मतलब टू होता है, आर्की मतलब रूल होता है, यानी मतलब डुअल रूल हो गया। लेकिन ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कंफ्यूजिंग और क्लैशेस बहुत ज़्यादा बना रहा, तो आगे जाके ये मतलब हटा दिया गया सिस्टम को। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर, यानी दो हाउस का सिस्टम। पहली बार बाई कैमरलिज्म यानी दो हाउस आया सेंट्रल लेवल पे। अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द लोअर हाउस लेजिस्लेचर असेंबली। आज जो हमारा पास राज्यसभा और लोकसभा है, यहीं से आया है। इसी को बाई कैमरलिज्म करते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे आया है। अपर हाउस पे काउंसिल ऑफ स्टेट था, लोअर हाउस में लेजिस्लेचर असेंबली। तो इसी इसी एक्ट से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, याद रखिएगा। इन दोनों हाउस की मेजोरिटी मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस। वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके छह छह मेंबर में से तीन इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी छह में से तीन इंडियंस होंगे। हाई लेवल पार्टिसिपेशन का एक बड़ा स्टेप था, क्योंकि तुमको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा था। फिफ्थ पॉइंट ये है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए। मुस्लिम के बाद अब सिख
इंडियन क्रिश्चियनिटी, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इनमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के मतलब खाली इनके लोग ही इन्हें चुनेंगे के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल अलॉट किया गया। इस डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स और डीप हो गई। 6 पॉइंट है लिमिटेड फ्रेंचाइजी। वोटिंग राइट जो था, अब कुछ लोग वोट दे सकते थे लेकिन सब नहीं। वोटिंग राइट मिले थे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, एजुकेशन, टैक्स पेमेंट। जो जो प्रॉपर्टी किसके पास कितना है, एजुकेशन किसके पास कितना है, टैक्स पेमेंट कितना कौन करता है, उसके बेसिस पे वोट देते हैं। जैसे आज आज हर कोई 18 साल के ऊपर जो भी है इंडियन सिटीजन में, वो कोई भी वोट कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि किसके पास इतना मिनिमम प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ऐसे ही था, इसलिए इसे लिमिटेड फ्रेंचाइजी कहा जाता था। इसका मतलब सिर्फ इलीट लोगों को वोट का राइट मिला था। 7th पॉइंट क्या है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। पहली बार एक हाई कमिश्नर का पोस्ट बना लंदन में। उसके पास कुछ पावर ट्रांसफर की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था, बर्डन वाला हो गया था। तो एक हाई कमिश्नर पोस्ट बना जाएगा लंदन में। तो उसको बोला कि भाई आधा काम तू करना, आधा काम मैं करूंगा। 8 पॉइंट क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविडेंस। इस एक्ट के बेस पे 1929 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ। 1926 में, सॉरी, 1926 में सेंट्रल पब्लिक कमीशन स्टैब्लिश हुआ, जिसको हम आज यूपीएससी कहते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट 1926 में स्टैब्लिश हुआ। ये सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट करने के लिए बना। ये आज का यूपीएससी का ओरिजिन भी कहलाता है। 9th पॉइंट ये हुआ कि सेपरेट प्रोविंशियल बजट हुआ। पहली बार प्रोविडेंस के बजट में सेंट्रल बजट से अलग किया गया। प्रोविडेंस बजट को सेंट्रल बजट से अर्ज करेंगे, क्योंकि प्रोविडेंस जो बजट था वो स्टेट वाले अब करेंगे बजट पेश, और सेंट्रल वाले सेंट्रल से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोविडेंस को डिसेंट्रलाइजेशन का पावर मिला। तो बोले तुम बजट अपना पास करना और सेंट्रल अपना बजट पास करेगा, नहीं अलग कर दिया गया। प्रोविडेंस अपना बजट पास करने लगे थ्रू देयर ओन लेजिस्लेचर। 10th पॉइंट क्या हुआ, स्टेटरी कमीशन का प्रॉमिस। एक्ट कहता है 10 साल बाद इस एक्ट की वर्किंग को चेक करने के लिए एक स्टेटरी कमीशन बनेगा। इसके बेसिस पे ही 1927 में साइमन कमीशन आई थी। 10th पॉइंट ये कहते हैं स्टेटरी कमीशन की, भाई ये जो जो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लेके आ रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हारा काम कैसे हुआ, मतलब काम कैसे चल रहा था इंडिया में, उसको तुम मतलब पता करोगे। तो उसके लिए कमीशन बनाई जाएगी जो आगे जाके साइमन कमीशन बनेगा। लेकिन ये 7 साल के बाद ही आ गया था, मतलब 10 साल से पहले ही वक्त आ गया था, 1927 में ही आ गया था। 11th पॉइंट क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का स्टैब्लिशमेंट। 1921 में एक नई बॉडी बनी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसमें नरेंद्र मंडल। टोटल मेंबर कितने थे, 120। 108 बिग स्टेट के प्रिंसेस थे और 12 अदर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। हेड कौन था, वॉइस रॉय था। मतलब ये सारा राजा रानी का जो एक चैम्बर बना दिया गया, चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, जिसमें बड़े स्टेट के प्रिंसेस और जो अदर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे 12 लोग, उसका हेड कौन था, वॉइस रॉय। इसका काम क्या था, प्रिंसली स्टेट के इश्यूज पर कंसल्टेंट या डिस्कशन करना। साइमन कमीशन आया 1927 की कहानी। तो ये समझे ना कि चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस का काम क्या था, कि जो प्रिंसली स्टेट में जो कंसल्टेशन या डिस्कशन का काम कराता था, उनका वो देखने का था। और एक साइमन कमीशन है 1927 की कहानी में पढ़ते हैं क्या हुआ था साइमन कमीशन का। बैकग्राउंड क्या हुआ था कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक 7 मेंबर स्टेटरी कमीशन बनाई जाएगी। इस कमीशन का नाम होगा साइमन कमीशन। अब क्या हुआ था कि इसके जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और इसके जो मेंबर थे, पूरे के पूरे जो मेंबर थे वो ब्रिटिश के थे, कोई भी इंडियंस नहीं था उसमें। तो इसको बॉयकॉट कर दिया गया। जैसे इंडियन जो भी लीडर थे उनका रिस्पांस आया कि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, तो सारे इसमें इंडियन पार्टीज ने ही कमीशंस को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि इसमें जो थे सारे के सारे ब्रिटिश थे। तो कमीशंस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। तो इंडियंस का जो प्रोटेस्ट था कि अगर इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करना है तो इंडियंस को भी रिप्रेजेंट का होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई था ही नहीं, सारे के सारे ब्रिटिश थे, साथ के साथ मेंबर। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 1930 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1930 में सबमिट हुई और कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया। एवोल्यूशन ऑफ द डायरकी। डायरकी सिस्टम को जो कि 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको खत्म करने का सजेशन दिया गया। डायरकी में प्रोविंस में कुछ पावर्स को सेंट्रल और प्रोविंस लेवल के बीच में डिवाइड किया गया। साइमन कमीशन ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया जाए प्रोविंस में, मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी मतलब सपोर्ट भी किया। और डायर की वो लॉ खत्म कर दो, क्योंकि वहाँ पे 2 रूल था, ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट टू डायर की, उसको खत्म कर दो। और सेकंड क्या था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की प्रोविनेंस। प्रोविनेंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए थी, मतलब प्रोविनेंस को अपनी गवर्नेंस को ज़्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए था। ऐसा साइमन कमीशन सपोर्ट कर रहा था।
थर्ड पॉइंट ये कि फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। कमीशन ने प्रपोज किया कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच एक फेडरेशन स्टैब्लिश किया जाए। फेडरेशन का मतलब है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोड। सेपरेट इलेक्ट्रोड का सिस्टम कंटिन्यू करने की रिकमेंडेशन थी, जो कि पहले 1919 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब था कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को अलग से वोट देने का सिस्टम मिलेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन खाली अपने लोग, जैसे मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देंगे और सिख सिर्फ सिख को ही वोट देंगे, इसी को कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। साइमन कमीशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वेंट किया। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। एक डिस्कशन के बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया गया। ये वाइट पेपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास गया फॉर रिव्यू। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक पेपर पास हुआ वाइट पेपर के नाम से, और उसके बाद उस जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास गया रिव्यू के लिए। अब उसका आउटकम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फाइनल आउटकम। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ड्राफ्ट किया गया। साइमन कमीशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का ड्राफ्ट किया गया। कुछ रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन कुछ में चेंज भी किया गया। जैसे कम्युनियल अवार्ड 1932 की पॉलिटिकल बॉम्बशेल। क्या था कम्युनियल अवार्ड, क्या था? अगस्त 1932 में एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड ने एक नई स्कीम फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन अनाउंस किया, जिसका कहा गया कम्युनियल अवार्ड। कम्युनियल अवार्ड मतलब ये माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव की अनाउंसमेंट थी। अभी तक सुनो, अभी तक सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हो रहा था कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। वो लोग उस अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। एक मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देगा, एक क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन को ही वोट देगा। लेकिन अब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड 1932 में माइनॉरिटी, जो यहाँ पे माइनॉरिटी कास्ट में थे, लिंग्विस्टिक में थे, उनको अपने अपने लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब एकदम से अब और इसमें से बाल की खाल निकाल रहे थे। मतलब कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। अवार्ड का मेन पॉइंट था कंटिन्यूशन ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड। पहले से जो सेपरेट इलेक्ट्रोड दिए जा रहे थे उनको कंटिन्यू किया गया, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियनिटी, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन। एक्सटेंशन ऑफ द डिप्रेस क्लास, जो कि यहाँ शेड्यूल कास्ट थे, सबसे बड़ा नया स्टेप था। अब डिप्रेस क्लास यानी शेड्यूल कास्ट, जिनको उस टाइम पे अनटचेबल भी कहा जाता था, को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलने वाला था। इसका मतलब था जो एससी यानी दलित कम्युनिटी अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव खुद वोट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुस्लिम के लिए अलग इलेक्शन था, वैसे ही शेड्यूल कास्ट के लिए भी होता। अब गांधी जी का रिएक्शन आया। गांधी जी ने बोला कि फास्ट अगेंस्ट डिवाइड, फास्टिंग अगेंस्ट डिवाइड, अगर तुम करोगे तो भाई मैं फास्टिंग करूंगा। महात्मा गांधी को ये बात बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने कहा हिंदू समाज को और तोड़ने की कोशिश है ये। उनका आर्ग्यूमेंट था कि दलित और सवर्ण हिंदू एक ही धर्म के लोग हैं। अगर वोट करने के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट दिया गया तो हिंदू धर्म को दो टुकड़े हो जाएंगे। हिंदू यूनिटी का खतरा बना। इसीलिए गांधी जी ने यारावड़ा जेल में, जो कि पूना में है, फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया कि जब तक तुम, मतलब मैं फास्ट करूंगा मर जाऊंगा, नहीं तो तुम इसको बंद करो। पूना पैक्ट एक हुआ। पूना पैक्ट में क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या होता था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उस जो कम्युनल, सॉरी, जो मतलब कास्ट को रिप्रेजेंटेटिव का था, कम्युनल अवार्ड का था, उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दलित लोगों को उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी थोड़ा कम से कम जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो दलित लोगों का कास्ट है, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। इसलिए वो बी आर अम्बेडकर जी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि कम से कम उनको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। लेकिन गांधी जी ने बोला अगर ऐसा रहा तो फिर वो लोग तो अलग हो जाएंगे हिंदू धर्म से, जो मेन स्ट्रीम से उसे कट ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए उनका और गांधी जी का और बी आर अम्बेडकर जी का क्लैशेस होने लगा। तो फिर मतलब दोनों लोग मतलब सोचे कि चलो इसको सुलह कराते हैं, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी। तब उसमें पूना पैक्ट हुआ, एक हिस्टोरिक समझौता हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि दलित के लीडर थे, इनिशियली कमिलियर अवार्ड के फेवर में थे। उन्होंने कहा दलित को अपने राइट्स चाहिए, उनके लीडर्स खुद चुने। लेकिन गांधी जी के फास्ट के इमोशनल प्रेशर और कंट्री वाइड रिएक्शन के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कहा गया पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट याद रखना, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में।
पूना पैक्ट के क्या पॉइंट थे? सेपरेट इलेक्टोरेट कैंसिल हो गए, दलित को अलग वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया गया, लेकिन रिजर्व सीट दिया गया है शेड्यूल कास्ट को ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव बने रहें। अब दिक्कत तो यही थी ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बोलते थे कि भाई शेड्यूल कास्ट जो कि दलित थे उनको तो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मिल रहा, तो ठीक है ना, इलेक्टोरेट सेपरेट होना चाहिए। लेकिन गांधी जी बोले नहीं नहीं, तो फिर तो उनको हिंदू जो मेन स्ट्रीम से उनसे कट ऑफ हो जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, सोल्यूशन ये है कि सेपरेट इलेक्टोरल मत दो, हम उनकी अलग से रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसीलिए तो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन आया, यानी वोटिंग सब हिंदू मिलकर करेंगे, लेकिन रिजर्व सीट दलित के लिए फिक्स रह जाएगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया दलित के केस में। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 1935 के एक्ट में जो लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर बना सेंट्रल और प्रोविडेंस लेवल में, उसमें पूना पैक्ट के टर्म्स को इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, भारत में पूरी सत्ता के एक और कदम। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था इंडिया के लिए। टोटल 321 सेक्शन था, 10th शेड्यूल था। इस एक्ट में सेकंड माइलस्टोन था फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। फीचर क्या हुआ? ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल, एक फेडरेशन बनने का आइडिया दिया गया है। इसमें दो टाइप की यूनिट थे, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। फेडरेशन मतलब दोनों लोग मिल जाएंगे आगे जाके, प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट। पावर डिवीजन हुआ, पावर को डिवाइड किया गया थ्री लिस्ट में। एक था फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम थे, सेंट्रल लिस्ट था, प्रोविडेंस लिस्ट था जिसे सेंट्रल प्रोविडेंस और कंकरंट लिस्ट था। कंकरंट लिस्ट मतलब जो भी सेंट्रल और प्रोविडेंस दोनों मिलकर बना सकते हैं अपना नियम और कानून, और एक होता है सेंट्रल और एक था प्रोविडेंस। प्रोविडेंस होता है स्टेट, स्टेट अपने सब्जेक्ट मैटर पे लिस्ट बनाएगी, कानून बनाएगा, और सेंट्रल अपने में, और जो कंकरंट था वो दोनों मिलकर बनाएंगे। रेसोडरी पावर का मतलब है जो किसी लिस्ट में नहीं था वो वाइसरॉय के पास चला गया। ये बात याद रखना, रेसोडरी जो था ये वाइसरॉय के पास चला गया। अभी जो रेसिडरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उस टाइम पे वाइसरॉय के पास चला गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो फेडरेशन कभी बना ही नहीं था, क्योंकि फेडरेशन प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में था। लेकिन तो प्रिंसली स्टेट तो कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो फेडरेशन बना ही नहीं था। सेकंड पॉइंट ये था कि प्रोविनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी डायरकी अबॉलिश इन प्रोविनेंस। प्रोविनेंस को ऑटोनॉमी दी गई, डायरकी यानी जो डुअल रूल को हटा दिया गया। डायरकी मतलब याद है ना, वो ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट वाला था, उसको हटा दिया गया। गवर्नर को अब मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना था, जो प्रोविंस लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते थे। ये 1937 में लागू हुआ, लेकिन 39 में कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो ये सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, जो प्रोविंस ऑटोनॉमी वाला था ये सिस्टम भी बंद हो गया। 1937 में लागू हुआ, 39 में कांग्रेस ने मिनिस्टर रिजाइन दे दिया। रिजाइन क्यों दिए ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। थर्ड पॉइंट किया, डायरकी एट द सेंटर बट ओनली इन बुक्स। क्या हुआ था, सेंट्रल लेवल पे डायरेक्ट सिस्टम प्रपोज किया गया, मतलब अब वहाँ पे रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा सेंट्रल लेवल पे भी, लेकिन ये सिर्फ बुक में ही रहेगा क्योंकि हुआ ही नहीं कभी। रिजर्व सब्जेक्ट सिर्फ वाइसरॉय हैंडल करेंगे और ट्रांसफर सब्जेक्ट मिनिस्टर हैंडल करेंगे, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। बाई कैनोलिज्म इन द सिक्स प्रोविंस, सिक्स प्रोविंस में अपर एंड द लोअर हाउस का सिस्टम स्टार्ट हुआ। पहले सिर्फ सेंट्रल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे था, लोकसभा एंड राज्यसभा में, लेकिन अब प्रोमिनेंस लेवल पे भी स्टार्ट हो गया। तो सिक्स प्रोविंस थे, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया जो कि आज का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे अपर हाउस था यानी लेजिस्लेचर काउंसिल, और लोअर हाउस था लेजिस्लेचर असेंबली, लेकिन इन पर कई रिस्ट्रिक्शन भी थे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, डिप्रेस क्लास यानी शेड्यूल कास्ट के लिए विमेन और वर्कर इन रिप्रेजेंटेशन। डिप्रेस क्लास यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ जर्नल सीट रिजर्व की गई। विमेन और लेबर क्लास जो कि मजदूर थे को भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिला। विमेन के लिए भी, लेबर क्लास के लिए भी और डिप्रेस क्लास के लिए भी इनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिला। सिक्स्थ पॉइंट ये है, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश हुआ गया। 1858 वाले एक्ट से बनी काउंसिल ऑफ इंडिया अब हटा दिया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास सिर्फ एक एडवाइजरी टीम थी। काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी ना, उन 1858 में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो जाके आप देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो बना था। अब सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक एडवाइजरी टीम थी। सेवंथ पॉइंट क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी का एक्सपांशन। वोटिंग राइट पहले बहुत लिमिटेड था, जैसे बोला ना कि प्रॉपर्टी था, एजुकेशन था,
यही सब था कि किसके पास कितना प्रॉपर्टी, एजुकेशन, उसके बेसिस पे अब 14% पॉपुलेशन को वोट देने का हक मिला प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन बेसिस पे। 8 पॉइंट क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट भी हुआ। याद रखिएगा, आरबीआई का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ। आरबीआई स्टैब्लिश करने का प्रोविंस दिया गया ताकि वो करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करे। आरबीआई ऑफिशियली 1935 में ही बन गया। देखिए ना, आरबीआई ऑफिशियल 1935 में, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है बहुत सारे एग्जाम में। 9th पॉइंट क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, अब 3 लेवल पे पीसीएस बनेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। एक फेडरल में जैसे यूपीएससी होगा, प्रोमिनेंस जो कि आज पीसीएस होता है ना, स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, और 3 जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। 2 या उससे ज्यादा प्रोविनेंस, प्रोविनेंस मतलब स्टेट, दो या उससे ज्यादा स्टेट मिलके ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ही बना सकते हैं। आज के यूपीएससी होगा, जैसे बीपीएससी होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यही एमएमपीएस हो गया, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा, कंटिन्यूशन है। ये कंटिन्यूशन है आज का। 10th पॉइंट क्या है, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, पहली बार फेडरल कोर्ट का सिस्टम लाया गया 1937 में, फेडरल कोर्ट बन गया। फेडरल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही था ये। आज का सुप्रीम कोर्ट उसी से इवॉल्व फॉर्म है, 1930 में फेडरल कोर्ट है। 11th पॉइंट क्या हुआ, बर्मा म्यांमार को इंडिया से अलग किया गया। ये भी याद रखना कौन से पॉइंट, कौन से आर्टिकल में इसको अलग किया गया था। पहली बार बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया ऑफिशियली। 12th पॉइंट क्या, नए प्रोविंस बनाए गए, 2 नए प्रोविंस, उड़ीसा एंड सिंध। ये भी याद रखना क्योंकि उड़ीसा एंड सिंध पूछ लेता है। इंडिया के रीजनल मैप में बदलाव आया क्योंकि उड़ीसा एंड सिंध 2 नए प्रोविंस बनी। 13 पॉइंट ये था, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले सेफ गार्ड, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को लीगल सेफ गार्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करने का सिस्टम लाया गया। 14th पॉइंट ये है कि फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनेगी, एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई फॉर रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए। 15th पॉइंट ये है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहली बार ऑडिटर जनरल का ऑफिस बनाया गया जिसका काम था फेडरेशन ऑफ प्रोविंस के अकाउंट का ऑडिट करना, मतलब एक अकाउंट को देखना। फेडरेशन मतलब सेंट्रल और प्रोविंस मतलब स्टेट के। आज का जो कैग है ना, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का डिसेंडेंट है, इसी का मतलब उसी उसी से आया है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आज़ादी की कानूनी कहानी। अब हम पढ़ते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ध्यान से सुनिए, बैकग्राउंड क्या था, कैसे बना यह एक्ट। 20 फरवरी 1947 की बात है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली ने अनाउंसमेंट किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि जून 30 1948 तक खत्म हो जाएगा, पावर इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगा। टाइम क्या दिया, जून 30 1948 तक खत्म हो जाएगा। ब्रिटिश वाले ने बोला कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे कि भाई जून 30 1940 तक हम खत्म कर देंगे, पावर को इंडिया ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जून 3 1947 को माउंट बेटन प्लान आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो रीजन या स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहे उस पर वो लागू नहीं होगा। मतलब सब अपने अपने हिसाब से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो मत हो, ये सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय ऑफ इंडिया जो की थी ने पार्टीशन प्लान दिया। इंडिया का पार्टीशन होगा, इंडिया और पाकिस्तान 2 नए देश होंगे। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास करना था। बिल इंट्रोड्यूस हुआ 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। रॉयल असेंट अप्रूवल हो गई 18 जुलाई 1947 में। इफेक्ट आई 15 अगस्त 1947 में। मिड नाइट ऑफ 14 और 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल ऑफिशियली ओवर हो गया। इंडिया और पाकिस्तान बन गई 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनेंस। मेन फीचर पढ़ लेते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 की। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट बन गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान का 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बनाया गया। दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से एग्जिट का राइट भी दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या था, वॉइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश हो गया, वॉइसरॉय का पोस्ट बंद कर दिया गया। दोनों डोमिनेंस के लिए गवर्नर जनरल को अपॉइंट होंगे किंग की एडवाइस पर, लेकिन इंडियन कैबिनेट के कहने पर ही। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये याद रखना, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया का है, ना कि ब्रिटिश इंडिया का, इंडिया का ऑफिशियल। इंडिया आजाद हो गई तो उसको गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 4th पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बना बना फुल राइट। दोनों कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पूरा हक दिया गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के किसी भी एक्ट को रिपील यानी कैंसिल कर सकती है, इवन दिस एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को भी एक्ट उसको भी रिपील कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया तब तक दोनों डोमिनेंस की असेंबली लॉ बना सकती है। वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही लॉ बना रही थी और उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन वो खुद लॉ बना रही थी क्योंकि उस टाइम में पार्लियामेंट तो थी नहीं ना। सिक्स्थ पॉइंट क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस बंद हो गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस खत्म कर दिया गया। उसका काम अब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कॉमनवेल्थ अफेयर करेगा। ब्रिटिश क्या था, सेवन पॉइंट का, ब्रिटिश पैरामाउंटी खत्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट और ट्राइबल एरिया पे, वो सब लैब्स खत्म कर दिया गया। एथ पॉइंट, प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम मिल गया। प्रिंसली स्टेट का ऑप्शन दिया गया कि इंडिया में ज्वाइन होना है कि पाकिस्तान में ज्वाइन होना है या इंडिपेंडेंट रहना है, भाई जो भी तुमको करना तुम करो। अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉलो। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता दोनों कंट्रीज गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए 1935 को एक्ट को फॉलो करेंगे। टेंथ पॉइंट, किंग को वीटो पावर हटाया गया। ब्रिटिश मोनार्क के पास अब वीटो पावर नहीं था, सिर्फ गवर्नर जनरल्स के लॉ पास करने का पावर मिला। 11th पॉइंट तक क्या था, गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर नॉमिनल हेड रहेंगे। अब ये लोग रियल पावर के मालिक नहीं थे, ये एक सिंबॉलिक हेड था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते थे। ये समझ लो आज का प्रेसिडेंट जैसे ही थे। 12th पॉइंट था, एम्पायर ऑफ इंडिया टाइटल हटा दिया गया। किंग को इंग्लैंड का जो टाइटल मिला था एम्पायर ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। 13 पॉइंट ये जो सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब सिविल सर्विस अपॉइंट नहीं कर सकता है। जो लोग अपॉइंट थे बिफोर 15 अगस्त 1947 को, उनको उनके पूरा बेनिफिट मिलेंगे। बाउंड्री कमीशन, पार्टीशंस के बॉर्डर, पार्टीशन के टाइम बॉर्डर डिसाइड किया गया। हेड कौन थे, सर रेडक्लिफ थे। पाकिस्तान में शामिल रीजन कौन था, पाकिस्तान में कौन था, वेस्ट पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, सिलिचिट हो गया जो आसाम का एक पार्ट था रेफरेंडम के थ्रू। हिस्ट्री फिगर क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में अब इंडिया की डोमिनेंस पार्लियामेंट बन गई। तो ये था सारा वीडियो, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब आगे हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। के लिए जय हिंद सभी को।